हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के भर्ती के बारे में। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो आवेदन करने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है इस विशेष भर्ती से संबंधित आपके मन में बहुत सारे डाउट हो रहे हो, तो वो उन सभी डाउट का समाधान लगभग आपका इस वीडियो से हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एएसआई स्टेनो और एचसीएम ये दोनों वैकेंसी अलग अलग है, और आवेदन करोगे आप तो सबसे एक चीज पहले दिमाग में आप रख लीजिए कि इस दोनों वैकेंसियों में से आप दोनों पदों में से सिर्फ एक ही वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब कि एचसीएम या एएसआई स्टेनो दोनों भर्तियों में, दोनों वैकेंसियों में से सिर्फ आप एक ही में आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का रिटन एग्जाम जो सीबीटी होगा वो एक ही दिन होगा। इसलिए ये गलती ना करें कि आप अलग अलग दोनों वैकेंसियों में आवेदन करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोनों फॉर्म आपके रद्द हो सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में दे रखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ लीजिएगा। जो विज्ञप्ति निकाली गई है सीआरपीएफ द्वारा, उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, पूरा नोटिफिकेशन है, उसमें क्लियर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज जो है 1315 आपकी वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एचसीएम की, और एएसआई स्टेनो की 143 वैकेंसी है एएसआई स्टेनो की। ठीक है, दोनों वैकेंसियों के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो 12th चाहिए होगी। ओनली क्या? 12th आप पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, या 12th के समकक्ष आपके पास कोई ऐसी योग्यता है जो 12th के समकक्ष मानी गई है, वो है, तो भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये जो वैकेंसी है ये क्लरिकल वैकेंसी दोनों होती है। एचसीएम और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी जो होती है आपकी, ये क्लरिकल होती है, ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस जॉब होती है। ठीक है, ऑफिस की। तो इसमें आपका जो फिजिकल होता है, दौड़ रेस जो होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये कुछ भी नहीं होता है इसमें। आपका सिंपली सबसे पहले आपका इस वैकेंसी में सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी में सबसे पहले आपका सीबीटी लिया जाएगा। सीबीटी जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, 40% नंबर जनरल कैंडिडेट को लाने होंगे। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को 100 नंबर में 35% नंबर लाने होंगे। 100 नंबर का एक पेपर होगा। ठीक है, तो जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपको सिंपल एक पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं पीएसटी। इसमें आपकी शारीरिक मानक परीक्षा देखी जाती है, आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका वेट चेक किया जाएगा, आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। हाइट, वेट, चेस्ट, इसमें आपके लिए मैं बता देता हूं, आपका जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट जो है, जनरल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी, ओबीसी, इन तीनों कैंडिडेट के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी हाइट 160.25, 162.5 सेंटीमीटर हाइट, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाओगे पीएचडी। ठीक है, इसके बाद चेस्ट, मेल कैंडिडेट का चेस्ट भी चेक किया जाता है, तो आपका चेस्ट 70 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होने के बाद कंपलसरी है, 5 सेंटीमीटर अगर आप अपना चेस्ट नहीं फुला पाएंगे तो आप बाहर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 70 प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए जब आपका पीएचडी लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेट जो होता है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मांगा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इतनी हाइट रख रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे फाइनल जब आपका मेडिकल होता है तो वहां पे असली वेट उसमें देखा जाएगा कि आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो। अभी यहाँ पे आपको वेट से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको आवेदन करने से पहले 12th तो चाहिए, 12th तो पास होना ही चाहिए आपको, 12th या इसके समकक्ष। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, पास होना चाहिए, चाहे आप 3rd डिवीजन हो, 1st डिवीजन हो, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी हाइट होनी चाहिए 165, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए इतनी है। अब मेल कैंडिडेट के लिए तो मैंने बता दिया। अब फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी की अगर फीमेल कैंडिडेट है। अगर एसटी कैंडिडेट है फीमेल तो उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ जिले हैं, कुछ स्टेट है, राज्य है, वहां के कैंडिडेट के लिए हाइट जो मांगी जाती है वो ये मांगी जाएगी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट वो लेनी होगी। वो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं मिलता तो आप बता दीजिएगा, इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने विज्ञापन का पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाके वीडियो सेक्शन में जाके नीचे उसको देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत कुछ इस भर्ती से संबंधित बताया है, आपके लिए उस जानकारी काफी हेल्पफुल होगी, उसको भी जाके वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी शॉर्ट हैंड सिखाई जाएगी, पूरी टाइपिंग कराई जाएगी, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश हो। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे वो एससीएम सीआरपीएफ की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल या किसी भी डिपार्टमेंट में, या आप किसी स्टेट
कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए ही है, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल पर, ठीक है। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ढूंढते रहते हैं, उनको समय पे प्रॉपर गाइडेंस या जानकारी नहीं मिल पाती है। देखिए, इस चैनल पे मैं ज्यादा फालतू की वीडियो डालता नहीं हूं, वही वीडियो डालता हूं जो जानने लायक, आपके जानकारी के लिए लाभदायक हो, वही डालता हूं मैं। अनावश्यक वीडियो, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं रहता है, तो जो भी वीडियो आएगा वो आपकी तैयारी से संबंधित ही होगा, आपको लाभ देने लायक होगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है आप ही का फायदा होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि 12th पास होना चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो रिटर्न में अगर आप पास भी हो जाओगे तो क्वालिफिकेशन जब आप इसके बाद जब आपका पीएचडी होगा तो वहां पे हाइट में मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं रहेगा, आपका सब मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। तो आप ये दो चीज ध्यान देख लीजिए। इसके बाद अभी टाइपिंग का इसमें नहीं लिया जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप नोटिफिकेशन में क्लियर दे रखा है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लिया जाएगा। उस टेस्ट की डेट दे रखी है, तो आज 4 जनवरी है, 4 जनवरी से आप 28 देख लीजिए, लमसम आपका 40 दिन का समय, 40-50 दिन का समय है आपके पास रिटर्न तैयारी करने का। तो रिटर्न तैयारी करने के बाद और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं सीआरपीएफ का प्रोसेस जानता हूं, सबसे फास्ट, सबसे लेट वैकेंसी आई और सबसे पहले इस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा, ये आप देख लीजिएगा, सबसे पहले होगा, क्योंकि मैं सीआरपीएफ में लगभग 7 साल सर्विस सेवा दे चुका हूं, ठीक है। तो पूरी तरीके से बताऊं, 2 रिक्रूटमेंट में मैं रहा हूं, पूरा भर्ती का प्रोसीजर आ जाता है, कब क्या होगा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस चैनल पर बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले होगा, तो आप ये समझ लीजिए, रिटर्न तो ध्यान दीजिए ही। अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, अगर आती है तो रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीआरपीएफ की टाइपिंग बहुत ही हार्ड होती है, बैक स्पेस बिल्कुल भी काम नहीं करता। आपने एक बार छाप दिया तो छाप दिया, कोई गलती मिटा नहीं सकते हो आप, टाइपिंग बहुत हार्ड होती है। अगर आपने दे रखा है तो आपको पता ही होगा, नहीं दे रखा है, जो बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति है, किसी को कुछ नहीं पता टाइपिंग के बारे में, तो वो सब जान जाएगा इस चैनल पर अगर आप बने रहोगे, ठीक है। तो आप ये समझिए 12th पास होना चाहिए, आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर आप हाइट नहीं है तो भी आवेदन कर दोगे तो आवेदन आपका रद्द नहीं होगा, लेकिन जब आगे आप रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी स्किल के बाद पीएचडी मेडिकल में पहुंचोगे तो आपको कोई फायदा, रिजल्ट 0 रहेगा। तो इसलिए आप देख लो, आपकी 165 या इस कैटेगरी में आपकी हाइट आ रही है और 12th पास अप्लाई कर दो और टाइपिंग सीखना चालू कर दो। टाइपिंग अभी जरूरी नहीं है कि आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप अप्लाई मत करो। टाइपिंग अगर एसआई स्टेनो में डालना चाहते हो तो एसआई स्टेनो में अप्लाई कर दो, शॉर्ट हैंड सीखना चालू कर दो। लेकिन शॉर्ट हैंड में थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट हैंड कोई 2-4 महीने की चीज नहीं है कि आप अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं 3 महीने में आपको शॉर्ट हैंड करा दूंगा, तो आप समझ लीजिए फंस गए, मुर्गा बन गए आप। कोई आपको एग्जाम की गारंटी नहीं लेगा कि भैया आप 3 महीने में 4 महीने में, और मैं आपको बता रहा हूं इसका स्किल आज जनवरी से लेके जून के पहले पूरा स्किल हो जाएगा इसका, ये समझ लीजिए आपका, ठीक है। ये मेरे पास कोई अभी पूरी ऑफिशियल जानकारी नहीं, लेकिन मैं जो 2 भर्तियों में मैं रहा हूं, मुझे पता है कि कितना फास्ट होता है काम, तो इसलिए बता रहा हूं, एक आइडिया बता रहा हूं, और जैसे कोई जानकारी मुझे मिलेगी वो मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए आपके पास अगर आज मोटे तौर पे जनवरी से लगा लीजिए, आज की डेट से भी काउंट करते हैं आप, तो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर का समय है आपके पास। तो शॉर्ट हैंड आप एक बार मेहनत कर सकते हो, सोच सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप कहीं नियर रहने वाले हो कानपुर से, तो हमारे घर आ सकते हो आप, मैं आपको सिखा सकता हूं शॉर्ट हैंड, ठीक है। और नहीं तो चाहो तो आप ऑनलाइन भी हमसे सीख सकते हो, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। शॉर्ट हैंड की क्लासेस आपको पूरी मिल जाएगी। इसमें यह होगा कि आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा, तो आपके पास अगर मान लीजिए 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे हैं, तो पूरा कोर्स आप 10 से 15-20 दिन में कंप्लीट कर लोगे। अगर आप ऑफलाइन वही करोगे तो एक उसकी लिमिट होती है 1 घंटे 2 घंटे, उससे ज्यादा फिर उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आपको किसी भी क्लास में अगर ऑफलाइन जाओगे तो आपको 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा समय कोई नहीं दे पाएगा, आपको 24 घंटा कोई बैठा के नहीं पड़ाएगा। पूरे कोर्स आपको एक साथ मिलने से एक ये फायदा रहेगा कि आपके पास पर्याप्त समय, आपके पास एक टारगेट होगा कि इतना यहां से यहां तक मुझे कंप्लीट करना है, इसको कितनी जल्दी कंप्लीट करना है। लेकिन एक मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है कि शॉर्ट हैंड कोर्स कर लेने से भाई साहब स्पीड नहीं आती है आपकी, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शॉर्ट हैंड एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप पूरा कोर्स कर लोगे तो भी आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। स्पीड इसमें धीरे धीरे, जैसे जैसे आप समय दोगे, जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, स्पीड और एक्यूरेसी आती जाएगी, शुद्धता बढ़ती जाएगी, गति बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप सोचो कि शॉर्ट हैंड हम पूरा कोर्स आपको दे दें और आप 20 दिन में कंप्लीट कर लोगे, करते नहीं, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं और कभी भी नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। 2-4 महीने में भी मुश्किल होता है, एक बार कोशिश की जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप एएसआई स्टेनो में आवेदन कर रहे हो तो आप सोच लीजिएगा, नहीं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आवेदन कीजिए और इंग्लिश टाइपिंग आज से स्टार्ट कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आपने टाइपिंग की लापरवाही की, क्योंकि बहुत से गुरु लोग हैं आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगे जिनको कुछ नहीं पता इस वैकेंसी के बारे में, उनके इतने ज्यादा मतलब लोग क्या होता है ना, यूट्यूब पे व्यूज देख के जाते हैं कि हाँ ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और वो सही जानकारी दे रहा हो, उसको कुछ नहीं पता है, फिर भी वो बता रहा है कि नहीं भैया तुम पहले फोकस करो किसमें रिटर्न में फोकस करो, रिटर्न निकालोगे तो टाइपिंग बाद में कर लेना, घंटे का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं 40 नंबर, देखिए आपको अगर 40 नंबर सीआरपीएफ में 40% नंबर ले आओगे आप रिटर्न क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन क्या 40 नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा भैया, फाइनल मेरिट बनेगी। अभी स्किल के पहले फाइनल मेरिट नहीं बनती है, आपको 40% जनरल कैंडिडेट को लाना अनिवार्य है और ओबीसी एससी को 35% नंबर लाना अनिवार्य है। तो आप इतने परसेंट नंबर ले आओगे, आपको स्किल के लिए कॉल आ जाएगी। अब कॉल आ गई, टाइपिंग आपने नहीं सीखी, फिर
और वही एक बंदा था, मान लीजिए एग्जाम्पल, ये ध्यान से समझिएगा, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाए, वीडियो की लेंथ में मत जाएगा, पूरी जानकारी और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए एक्स कैंडिडेट है, उसने नंबर लाया 80 नंबर, ठीक है। उसने क्या किया, किसी गुरु की बात मांगी, भैया पहले रिटर्न में फोकस करो, टाइपिंग बाद में कर लेना। चलिए उसने क्या किया, टाइपिंग नहीं कर दी, टाइपिंग नहीं चालू की, बिल्कुल जीरो इसकी। एक बंदा क्या था, उसके 60 नंबर आए, उसने क्या की, वैकेंसी के अप्लाई करने के दिन से ही उसने टाइपिंग चालू कर दी। अब उसकी टाइपिंग जब तक उसकी रिटर्न हुआ भैया, अगर आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन चाहते हो और आप कहीं रहना चाहते हो ऑफलाइन आके, तो हमसे टाइपिंग, आपके पास लैपटॉप है लेके आ जाइए। टाइपिंग की मैं पूरा 100% प्रयास करूंगा कि आपकी टाइपिंग इस वैकेंसी में निकल जाए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मजाक करने के लिए मेरे पास मत आइएगा, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, गारंटी देखो कोई नहीं लेता है, लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगा अगर आप अपनी जान लगाने के लिए तैयार हो। सिलेक्शन, क्योंकि इतनी वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई है सीआरपीएफ में, 1315, समझिए। और क्योंकि केवल सीआरपीएफ में ही वैकेंसी नहीं आई है, बीएसएफ, सीआईएसएफ का भी देखो नोटिफिकेशन आ गया, शायद 30 तारीख से आपका पीएचडी चालू है ना, सीएसएफ एएसआई स्टेनो और एसडीएम का, और बीएसएफ का चल ही रहा है ना। एसएसबी की अभी इसी साल आने वाली है, आईटीबीपी का पेंडिंग ही है। तो इतनी वैकेंसी, क्योंकि देखिए इसमें पता है क्या है, इसमें चारों पांचों में सिलेक्शन मैक्सिमम कैंडिडेट का जो होंगे ना, जिसका सीआरपीएफ में होगा, उसी का सीआईएसएफ में होगा, उसी का बीएसएफ में होगा, उसी का आईटीबीपी एसएसबी में होगा। क्योंकि नए कैंडिडेट जो होंगे ना, वो अनुभव ही करते हैं, 2-3 साल तक अनुभव ही करते रह जाते हैं। उनको जब दे के थक जाते हैं तब समझ में आता है कि यार मैं गलती क्या कर रहा था। वो गलती क्या करते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कैंडिडेट जिसने टाइपिंग नहीं सीखी, 80 नंबर ले आया, अब वो टाइपिंग टेस्ट देने जाएगा, तब क्या होगा, उसका टाइपिंग नहीं कर पाया, आउट हो गया। एक बंदा था 60 नंबर आया, रिटर्न में ले आया स्कोर, लेकिन उसने टाइपिंग स्टार्टिंग सीखी और टाइपिंग क्वालीफाई कर गया। अब ऐसे कई लोगों की संख्या होगी और ऐसे कई लोगों की संख्या होगी। अब टोटल देखिए, मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं, अंतर्यामी तो हूं नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आपको कोई कट ऑफ के बारे में बता रहा है तो इस कट ऑफ के भ्रम में मत रहिएगा भैया। इसके पहले जो भर्ती 2016-17 की हुई थी, उसमें 200 नंबर का पेपर होता था और वैकेंसी कम थी, नए अलग कैंडिडेट थे, भाग लेने वाले कैंडिडेट थे, वैकेंसी की संख्या अलग थी, प्रोसीजर अलग था, उसकी कट ऑफ से इस कट ऑफ का लेना देना कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका सेफ जोन को क्या होगा, अगर 100 नंबर का पेपर है आपका, तो 100 नंबर में आप ये मान लीजिए कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, चाहे वो एससी को, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि आप 70+ नंबर आपके लाना टारगेट होना चाहिए, 70+, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। इससे पहले क्या था, माइनस मार्किंग नहीं थी। अगर आप 70 नीचे तो लाना ही नहीं है। और ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कितने लड़कों ने इस एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किया और कितनों ने अप्लाई करने के बाद सीबीटी में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अभी बीएसएफ का भी चल रहा है, सीआईएसएफ का भी चल रहा है ना। आने वाली सीएसएफ का होने वाला है पीएचडी चालू, तो हो सकता है बहुत से लोगों का डबल लगा, उधर भी जाना उधर भी जाना, तो हो सकता है कई लोग इसमें स्किप कर जाए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आवेदन कर देते हैं लेकिन जाते नहीं है, देते नहीं है जाके। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ पिछली वैकेंसी को देख के आप कट ऑफ इस पर ना आइडिया लगाइएगा, क्योंकि पिछली बार सब कुछ इस बार चेंज हो चुका है ना। पहले पीएचडी लिया जाता, इस बार सबसे पहले सीबीटी लिया जा रहा है। सीबीटी के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स, सीबीटी जब आप क्लियर कर लोगे, उसमें 40% नंबर कम से कम लाने होंगे आपको, जनरल कैंडिडेट को, तो आपके लिए कॉल हो जाएगी स्किल के लिए। स्किल जब क्वालिफाई कर लोगे, स्किल के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। स्किल क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। पीएचडी में आपका हाइट, वेट चेक किया जाएगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना होगा वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में अंत में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट वाला जब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। हाइट आपको मैंने बताई दी, ठीक है। टाइपिंग अगर आप एससीएम के लिए चालू कर रहे हो तो टाइपिंग कल से चालू कर देना। अगर आप एएसआई के लिए विज्ञापन में एएसआई में अप्लाई कर रहे हो तो शॉर्ट हैंड कहीं से भी, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन कर लो, चाहे आपसे संपर्क कर लेना, स्टेनो सीखना चालू कर देना। स्टेनो के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप प्रयास कर सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल है। एक बात और बता दूं, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बता देता हूं, अगर आप स्टेनो टाइपिंग से जॉब करना चाहते हो तो इस वैकेंसी में ना सही, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग चालू कर देनी चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर में कभी भी 1 साल 2 साल में नौकरी चाहते हो, शॉर्ट हैंड में अगर आपके पास पेशेंस है तो लगे रहिएगा, नौकरी 1 नहीं 4 मिलेंगी। अगर पेशेंस नहीं है तो 1 भी नहीं मिलेगी, फिर आप कहते हो शॉर्ट हैंड से नौकरी नहीं मिलती है। पेशेंस का खेल है और पूरी मेहनत करोगे, ईमानदारी से, भटकोगे नहीं। एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है कि वो टाइपिंग भी सीखते हैं, शॉर्ट हैंड भी सीखते हैं, इधर एमटीएस में भी अप्लाई करते हैं, उधर एसएससी जीडी में भी अप्लाई करते हैं, स्टेट पुलिस में भी अप्लाई करते हैं। मतलब उनका कोई लेवल नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ गोल नहीं है। तो इस तरीके से आप भटकते रहोगे। मैं सिंपल साधारण बता रहा हूं, आपको अगर टाइपिंग शॉर्ट हैंड की जॉब में आनी है तो आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, चाहे खुद से सीखो, लेकिन घर में सीखो तो भी, लेकिन स्टार्ट कर दो और तब तक कंटिन्यू रखो जब तक जॉब ना ले लो। नहीं तो फिर वैकेंसी देख के तैयारी करने आओगे तो कभी सिलेक्शन इसमें नहीं मिलेगा। मेरे हो सकता है सब आपको निगेटिव लग रहे हो, लेकिन ये हकीकत है भैया, हकीकत को कोई बदल नहीं सकता है। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा। आपको पूरा प्रोसीजर ही नहीं पता है, आप तो किसी के सुन के बहकावे में या किसी को देख के आ रहे हो कि हाँ 12th मांगा गया है, सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली, हम क्वालिफाई कर लेंगे, दौड़ आती है हमें, रेस आती है, हम कर लेंगे। वो सब ट्रेनिंग में काम आएगी भैया। भर्ती पहले वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, आपको स्किल क्लियर करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना पीएचडी क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें। अगर शॉर्ट हैंड टाइपिंग से जॉब चाहते हो तो आज से अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, चाहे जहां स्टार्ट करो। समझ में आ गया आपको। अब सीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं। सीबीटी 100 नंबर का आपको मैंने बताया, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। इस बार माइनस मार्किंग है 1/4 की, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका सही क्वेश्चन में से 1 नंबर पूरा कट जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, पूरा 1 नंबर कटेगा, समझ गए।
4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तब एक क्वेश्चन गलत पे क्या करता है 0.25 की माइनस मार्किंग, समझ गए। तो जो आपने मान लीजिए 4 क्वेश्चन ऊपर सही करके आए हो तो 1 नंबर हो गया, उन चारों क्वेश्चन के आपके 4 नंबर हो गए, और आपने आगे के 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो चारों क्वेश्चन गलत का 1 नंबर बनेगा आपका, वो आपके सही ऊपर वालों में से एक माइनस हो जाएगा। तो आपके टोटल 3 एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, ये आपके 8 क्वेश्चन है। आपने ऊपर के 4 क्वेश्चन क्या किए, सही किया, तो आपके इसमें 4 नंबर आ गए। आपने नीचे के 4 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो अब इन गलत क्वेश्चन तो ये 4 तो गलत हो गए, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका ये 1 नंबर माइनस इससे कराएगा। तो अब आपका इसमें से 1 नंबर माइनस होगा, तो आपका टोटल 8 क्वेश्चन में 3 नंबर बनेंगे। ये होता है माइनस मार्किंग का प्रोसीजर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए वही क्वेश्चन आप कीजिएगा जब सीबीटी देने जाइएगा, जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको पता है आंसर ये है। नहीं तो क्या फायदा, आप हो सकता है स्किल के मुहाने पे पहुंच के मतलब बिल्कुल 40, इसमें कोई पहले शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, सीआरपीएफ में शॉर्ट लिस्ट पहले नहीं करते हैं, बाद में फाइनल मेरिट बनती है। तो आपको स्किल तो बुला लिया जाएगा, आपको 40% नंबर आ गए आपके जनरल कैंडिडेट पे, और ओबीसी एससी एसटी हो तो 35% नंबर लाना है, तो इतने आ जाएंगे, आपको टाइपिंग देने को मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात, सीबीटी के बाद जब आप स्किल टेस्ट, वो अभी नोटिस अप्लाई करते समय ही आप ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज कीजिएगा, हिंदी ना चूज कीजिएगा। हिंदी में थोड़ा टफ जाएगा, स्पीड भले ही 30 की मांगी जाती है, और इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाएगी, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाएगी। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 10 मिनट मतलब लगातार आपको एक मैटर ऑफलाइन दे दिया जाएगा। अभी तक जो प्रोसीजर हुआ मैं बता रहा हूं, हो सकता है इस बार ऑनलाइन हो जाए कि मैटर भी आपका स्क्रीन पे शो करेगा, लेकिन इसकी संभावना नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हुआ है, आपको मैटर ऑफलाइन एक पेज में दे दिया था, 500-700 वर्ड पैरा होता है उसमें, और उसको आपको देके सीआरपीएफ का सॉफ्टवेयर होता है, बैक स्पेस आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपको बस टाइप करते जाना, गलती हो गई तो हो गई, वो गलती आपकी कोई 5% गलतियां की छूट होती है, 5% तक आप कर सकते हो, इसके बाद आपकी माइनस मार्किंग होती है। एक शब्द के 10 शब्द काटे जाते हैं, ठीक है। 5% के ऊपर मान लीजिए आपने 400 शब्द कर दिए टाइपिंग, 400 शब्दों में आपने गलती कर दी 10 नहीं, मान लीजिए 20 गलती आपने कर दी, तो 400 शब्दों की गलतियां 5% निकालो, कितनी होती हैं, 20, और 20 गलती अगर आपने की है तो आपके केवल 20 ही शब्द कटेंगे, और आपकी स्पीड आ जाएगी 480 में 20 गलतियां हटा के 380 की स्पीड, 380 वर्ड बचे। अब इसको डिवाइड कर दो 10 से, तो 38 की स्पीड निकल आई। और यही गलती आपने अगर 25 या 30 कर दी, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 30 गलती कर दी, और आपने टोटल शब्द किए 400 शब्द आपने टाइप किए, गलती कर दी 30, तो आपकी गलती कितनी माफ थी, 5%, मतलब 20 गलतियां माफ थी। 20 के बाद आपकी जो एक्स्ट्रा बच रही 10, तो 10 गलतियों के पहले तो मल्टीप्लाई करो 100, 10 into 10, 10 गलतियों के 10 शब्द कटे, मतलब एक गलती का 10 शब्द कटेगा, माइनस मार्किंग होगी, तो 100 शब्द तो पहले आपके इससे बाहर होंगे। तो 400 में 100 शब्द घटाओ, बचे 300। अब 300 में जो 20 गलतियां माफ थी वो घटाओ, बचे कितने, 28, 280। तो 280 को 10 मिनट के टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो, तो 28 की स्पीड आ गई। और आप टाइपिंग इंग्लिश में मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट की, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की, क्योंकि हिंदी का थोड़ा मैटर टफ रहता है, इसलिए हिंदी की स्पीड कम होती है। तो 10 मिनट का स्किल टेस्ट होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइपिंग आपको समझ आएगा। और हिंदी के लिए विशेष करके एक इसलिए और मैं बता दे रहा हूं क्योंकि हिंदी में मैक्सिमम आजकल लोग मंगल का इंस्टीट्यूट फॉन्ट पे टाइपिंग करते हैं, और मंगल का इंस्टीट्यूट फॉन्ट थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन सीआरपीएफ में जो हिंदी टाइपिंग ली जाती है, स्किल टेस्ट लिया जाता है, वो किस पे लिया जाता है, रेमिंगटन गेल। अब ध्यान रखिए, मंगल फॉन्ट से कंफ्यूज ना होइएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, इनस्क्रिप्ट का लेआउट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुर्ती दो अगर आपने टाइपिंग सीखी है तो आप गेल पे कर लोगे, मंगल का गेल होता है वो कुर्ती दो के कीबोर्ड लेआउट से बिल्कुल सेम मैच खाता है। आपको कुर्ती दो पे टाइपिंग आती है तो रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग कर लोगे। अगर आपको मंगल पे टाइपिंग इनस्क्रिप्ट पे करते हो तो फिर आपको गेल सीखनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको गेल की टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जिनको कुर्ती दो पे टाइपिंग आती है, ठीक है, क्योंकि कुर्ती दो पे या गेल पे टाइपिंग सीखने में थोड़ा समय लगता है अपेक्षा मंगल इनस्क्रिप्ट पे। इनस्क्रिप्ट का लेआउट बहुत ही डिफरेंट होता है, ईजी होता है, ठीक है। तो इनस्क्रिप्ट की इस पे टाइपिंग नहीं होगी, विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस विषय में थोड़ा प्लीज कमेंट मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। इससे फॉन्ट से रिलेटेड आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब बात कर लेता हूं एएसआई स्टेनो के बारे में। एएसआई स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होगा, 1 मिनट एएसआई स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होगा, इसमें आप चाहे हिंदी स्टेनोग्राफर हो चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफर, किसी में भी आपको स्टेनोग्राफी आती हो और स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है, तो स्पीड आपकी अभी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आवेदन कर दीजिए, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। नहीं आती शॉर्टहैंड सीखिए, फिर स्पीड बढ़ाइए। तो 80 वर्ड पर मिनट हिंदी या 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, दोनों में से कोई एक स्किल, दोनों नहीं, सिर्फ एक स्टेनो टेस्ट लिया जाएगा और वो आपको चूज करना होगा आवेदन करते समय कि आपको किस लैंग्वेज में स्किल टेस्ट देना है। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी 10 मिनट की लगातार 800 शब्दों की डिक्टेशन दी जाएगी। हिंदी वालों को 65 मिनट टाइम मिलेगा टाइप करने के लिए, इंग्लिश वालों को 50 मिनट का समय मिलेगा टाइप करने के लिए। इंग्लिश में समय कम मिलता है क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग ईजी होती है, हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी कठिन होती है, इसलिए उसमें समय 15 मिनट बढ़ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5% गलतियां आपकी स्टेनोग्राफी में भी माफ होंगी, समझ गए, इससे ऊपर नहीं, मतलब 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी, 5% गलतियां मतलब 40 गलती तक ही माफ होंगी। इसमें कोई किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। आपने अगर 41 गलती कर दी तो फेल हो, आप 40 तक पास हो, एक गलती होते ही फेल। किन किन बातों का स्टेनोग्राफी में ध्यान रखना है आपको, अगर आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है, टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, ठीक है।
और मैं तो कहूंगा अगर आप नियर यहाँ कानपुर के आसपास रहते हो, नियर अबाउट अगर आप आ सकते हो तो मुझसे घर पे मुझसे आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको टाइपिंग की तो पूरी विश्वास दिलाता हूं कि आप टाइपिंग तो कंप्लीट कर लोगे, अभी इतना समय है। अगर आप और देर करोगे तो फिर उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, जितना देर करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा, जितना जल्दी करोगे उतना सियोरिटी होती जाएगी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप रिटन क्वालिफाई करके ही आप इसमें सिलेक्शन लोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा, है ना। तो आपको इस ये डाउट क्लियर होगा सीबीटी का और स्टेनो स्किल टेस्ट का। ठीक है, फॉन्ट का मैंने बता दिया, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बता दिया, स्किल टेस्ट की ड्यूरेशन क्या रहती है, 10 मिनट होता है, चाहे टाइपिंग हो चाहे वो स्टेनो हो। डिक्टेशन लगातार 10 मिनट दी जाएगी, उसको टाइप करने के लिए अलग से 65 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों को 50 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। टाइम बहुत से लोगों को शायद शॉर्ट हैंड पता ही ना हो, देखिए शॉर्ट हैंड जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, कुछ थोड़ा समय लगेगा। जैसे लिखिए, मान लीजिए जैसे लिखना मुझे भारत सबसे बड़ा देश है ना, या भारत एक सबसे बड़ा देश है, ये मान लीजिए एक सेंटेंस है। अब इसको स्टेनोग्राफी में कैसे लिखेंगे, भारत को ये लिखेंगे एक सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये अब इतना ये लिखा गया, स्टेनोग्राफी में लिखने में कितना समय लगा और इसको हमें लिखने में कितना समय लगा। ये हिंदी है, ये इसकी स्टेनोग्राफी है। तो आपको जो ये एक डिक्टेटर होता है, ये डिक्टेटर आपको एक डिक्टेशन देगा, जैसे मैं आपसे बोला हूं ना, ये आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तो एक डिक्टेटर मुंह से शुद्ध लेख बोलेगा, वो एक निश्चित गति होगी 80 वर्ड पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में वो 80 शब्द बोल रहा होगा, और आपको बस लिखते जाना, वो धारा प्रवाह बोलता जाएगा 10 मिनट तक, बीच में कहीं विराम नहीं, कुछ नहीं रुकेगा, वो लगातार बोलता जाएगा 800 शब्द की, जब तक स्टोरी खत्म नहीं हो जाएगी, और आपको लिखते जाना बिना रुके, बीच में कोई टोका-टाकी नहीं होती है। आपको इसमें लिखना है, हिंदी उसमें कहीं कतई नहीं, गलती से भी ना लिख देना, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। स्टेनोग्राफी में लिखोगे, वापस आपको इसको टाइप करने के लिए 65 मिनट का समय दिया जाएगा, इसमें वापस से हिंदी में आपको टाइप करना है। इसलिए स्टेनोग्राफर को स्टेनो भी सीखनी पड़ती है और टाइपिंग भी सीखनी पड़ती है। हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है भैया। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर कर लो यार भैया, इतना यार बहुत मेहनत लगती है यार, पता नहीं तुम लोग का नहीं शेयर हो, कुछ लाइक कर, तो वीडियो जाके हमारे वीडियो चैनल पर सेक्शन पर देख लो जाके, कभी कभी मन नहीं होता वीडियो बनाने का यार, तुम लोग के लिए इतनी जानकारी देते हैं, मतलब सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी पूरी मतलब देते हैं, फिर भी मतलब अगर 10 लोग देखो, 10 लोगों में एको लोगों का ऐसा नहीं लगा कि वीडियो को लाइक कर दे, अगर नहीं लाइक करते तो डिसलाइक कर दिया करो, तो हमें तो लगे कि बनाना है वीडियो को, नहीं बनाना है, समझा करो यार तुम लोग, हैं समझ गए। तो स्टेनोग्राफी समझ में आ गया, बहुत से लोगों को नहीं पता है, और जिनको पता है उनको तो पता ही है कि स्टेनोग्राफी, उनको तो पता ही है सब कुछ कि स्टेनोग्राफी, उनकी स्पीड भी पता होगा कि कैसे क्या होता है। जिनको नहीं पता है, आप लोग पता है वो लोग थोड़ा इसको स्किप कर दें, बाकी जिनको नहीं पता उनको बताना जरूरी है। बहुत से लोगों को भ्रम रहता है कि स्टेनोग्राफी है क्या, जिनको पता ही नहीं होता उनको, बहुत से तो ऐसे होते हैं। टेस्ट अभी एसआई स्टेनो का स्टूडेंट बता रहा था, टाइपिंग पास करने के बाद एसआई स्टेनो का एग्जाम देने पहुंचे, उनको पता ही नहीं, शॉर्टनी कॉपी लिए बैठे हैं। अभी एक लड़का एसआई स्टेनो में हुआ है, अनुज यादव नाम है उसके लड़के का, और बुलंदशहर का रहने वाला, ये ऑनलाइन ही पढ़ता था, तो आप समझिए, और उस बच्चे का पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में एसआई स्टेनो में एग्जाम निकाल लिया, समझ लीजिए। और अच्छे हैं, लगनशील है बच्चे, हो जाता है ना पहली बार में, तो मैक्सिमम बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो पहली बार में कोई एग्जाम निकाले स्टेनो का, है ना। तो वो बता रहा था बच्चा कि मैक्सिमम लोग कॉपी लिए बैठे हैं, जबकि बताइए टाइपिंग के बाद सबको पता था कि स्टेनो टेस्ट भी होगा, टाइपिंग जबकि वहां पे 15-15 मिनट की दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग थी। तो आप ये समझ लीजिए, इसलिए मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसआई स्टेनो में अगर आप अप्लाई करो तो आप स्टेनो पता कर लो, कि आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टेनो होती है ना। वीडियो खाली में जबरदस्ती लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, है ना, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा पूरा, है ना, कोई चीज स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। माइनस मार्किंग मैंने आपको बता दी, माइनस मार्किंग है इस बार सीबीटी में, इसलिए फालतू के क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, उसको छोड़ के आ जाइएगा, उसको मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो पता लगा ज्यादा के चक्कर में 40 नाम है ना, होता है कई बार कि 80 हमारे आ रहे हैं, यहू लाओ कर ले, यहू कर ले, यहू कर ले, यहू कर ले, यहू कर ले के चक्कर में जो 40 आने थे वो चले गए। एक अगर नंबर कम होगा 40 के नीचे 39 आ गए तो गए वो, ठीक है। तो भैया कम से कम 40 तो कर ही लो कि स्किल का अनुभव तो मिल जाए कि स्किल टेस्ट क्या होता है, पता तो चल जाए नए कैंडिडेट के लिए। बाकी पुराने बहुत से लोग हैं कि 4 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, तो उन लोग तो तैयार बैठे थे कि कब आए वैकेंसी, हम वो पूरा मतलब तलवार लिए बिल्कुल घिसे बैठे हैं तैयार, कब स्टेनो वैकेंसी आया हम तलवार चला के बस बिल्कुल युद्ध बन के एसआई स्टेनो बन जाओगे भैया, बन जाओगे। और अगर किसी को स्टेनोग्राफी में दिक्कत हो रही है, संपर्क कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से स्टेनोग्राफी में हम फुल सपोर्ट कर देंगे आपको, अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है ना। हर चीज हम आपको कॉल पे नहीं बता सकते हैं, आप कमेंट कर देना, हमें जरूरत लगी हम कॉल करके आपको बता देंगे, आपको सिलेक्शन हो जाए, एसआई स्टेनो बन जाओ, हमें बहुत खुशी मिलेगी, है ना। अगर स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे, 60, 70, 80 के ऊपर या 90 के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरी बात, एक बात स्टेनोग्राफर के लिए बता दूं, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करो, वही देखो आगे, नहीं तो थोड़ा सा इसको स्किप करके देख लेना। स्टेनोग्राफर के लिए बता दूं, अगर आप सीआरपीएफ में स्टेनो निकालना चाहते हो तो आप अपनी स्टेनो का टारगेट भैया रख लेना 120 वर्ड पर मिनट। अगर इससे नीचे लिख रहे हो तो फिर मेहनत करना चालू कर दो, ये टारगेट रख लो, 120 प्लस स्पीड करनी है आपको 3 महीने में, प्लस आपकी टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए हिंदी में। टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इससे कम आप कर रहे हो तो फिर स्किल में डामाडोल है, नहीं ऐसे हो जाएगी। क्यों, अगर एक शब्द पे अटक गए, अगर टाइपिंग स्पीड आपकी 20 से 25 है तो एक शब्द अटक गया, हो सकता है 2 मिनट तक बैठे रहो, शब्द को पकड़े कि ये क्या लिख दिया मैंने, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और 2 शब्द का एवरेज करना पड़ेगा जब टाइम, तो आपकी डबल स्पीड होनी चाहिए, वो कम मायने रखता है आपकी स्पीड। तो 45 से तो कम होनी ही ना चाहिए। और
मेरे यहाँ पे जितने ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उन सबकी स्पीड 50 प्लस है, किसी किसी की तो 60 है, किसी की 55 है, 56 है, 54 है, सबकी 50 प्लस ही है स्टेनो की, और सॉरी इसकी टाइपिंग की स्टेनो में 100 प्लस सबकी है ना, सभी, क्योंकि सभी नए हैं, पुराने वाले तो थे वो सब हो गई, नौकरी उनकी सबकी लग गई है ना। तो ये ध्यान रखो विशेष करके, है ना। स्टेनो वालों को बता रहा हूँ, 80 के चक्कर में ना बैठे रहो कि 80 में 80 की बोली जा रही तो 80 की बोली जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसीलिए आज तक का रिकॉर्ड उठा के लो, सीआरपीएफ को वैकेंसी भर पाई हो 2012 और 15 में तो एक वैकेंसी नहीं भरी रहा है, एक वैकेंसी भरी रहा है, केवल सब खाली गए। पिछले साल 2016-17 वाले 94 पहली बार इतनी स्टेनो में ले रहा है सीआरपीएफ के यहाँ, है ना। इस बार 143 वैकेंसी है ना। ये हो सकता है वैकेंसी बढ़े है, क्योंकि पूरी संभावना है 200 प्लस वैकेंसी हो सकता है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हो सकता है। नहीं तो आप मान के चलो 143 मान के चलो, बढ़ेगी तो पता चल जाएगा, नहीं बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, 143 भी बहुत है आपके लिए, तो एक ही नौकरी चाहिए, है ना। ये ध्यान रखो। तो स्टेनो का टारगेट 80 ना, ध्यान रखना कि 80 मांगे तो बस 80 पे अटके रहो, अपनी गाड़ी 80 पे ही अटका दिया है, ये टारगेट होना चाहिए अगर सीआरपीएफ का निकालना है भैया, ठीक है। और वैकेंसी बहुत है, क्योंकि सीआरपीएफ में भी है, सीआईएसएफ का भी आपका एग्जाम लगा, और एसएसबी का आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद स्टेनो इसकी एसएससी की आपकी कितनी सारी वैकेंसी बढ़ गई है, और उसका देखिए कैलेंडर आ गया, शायद अगस्त में है स्टेनोग्राफर 2023 एसएससी का, है ना। और यूपी पुलिस की फिर से आएगी वैकेंसी, खाली चली गई 125 लड़का मिल पाया है, आपका हाईकोर्ट का एग्जाम लगा हुआ, तो स्टेनो की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। स्टेनो की इतनी बंपर वैकेंसी 2024 में तो भरमार है वैकेंसियों की, तो इसमें तो हाई है, इतनी वैकेंसी तो कभी आई नहीं, हमने 14-15 साल हो गए हमारे सामने इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई स्टेनो और टाइपिंग की जितनी इस समय आ रही है। अगर आप अभी 1-2 साल में जॉब न ले पाए तो भैया अपन बुढ़िया बिस्तर बांध के जो कर लो करने लागो, नौकरी के चक्कर में ना पड़ो। इस समय अगर नौकरी न ले पाए, इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी हमने कभी ना देखी वैकेंसी हमारे समय में, ठीक है। तो आप टारगेट रख लो अपना 120 प्लस स्टेनो होनी चाहिए, और 45 प्लस 50 के ऊपर ले जाएगा, 45 मिनट को हम बता रहे हैं, इससे तो कम होनी ही नहीं चाहिए, इससे कम है तो आप समझ लो अपनी तैयारी का संदेह पैदा कर रहे हो, तैयारी नहीं है तुम्हारी कुछ, ठीक है। और कट ऑफ के लिए बता दिया, पिछली बार की कट ऑफ की तुलना न करो यार। और एक चीज और बता दे यार, आलतू फालतू ज्यादा वीडियो के चक्कर में ना पड़ो करो। देखो जैसे आज हमने ये वीडियो बता दिया है ना, ज्यादा वीडियो ना सर्च करो, वीडियो सर्च करने से आपको सिलेक्शन ना मिल जाइए, सिलेक्शन मिली आपकी तैयारी पर, जितनी तैयारी बेहतर होगी उससे सिलेक्शन मिलेगा। आपको कट ऑफ पता करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा कि कट ऑफ पिछली बार की दूसरे की अभी सब नौकरी पाके चले गए, आपकी आंसू हैं ये गजोधर सब आए हैं, तो ये लोग सब एग्जाम दिया, इनकी तैयारी क्या है वो डिसाइड करेगी कट ऑफ कितनी जाएगी, वो पिछले वाले की डिसाइड थोड़ी ना करेगी। अगर ये तब आप सोचो कि जब पिछले जो वैकेंसी बैठे थे वही इस बार भी बैठी है, तब आप सोचो कि वही कट ऑफ जाएगी। और पिछली बार से इस बार सब कुछ बदल गया यार, सब कुछ बदल गया है। तो हम आपको बता रहे हैं सेफ है कि आपको 70 प्लस तो नंबर लाने ही लाने हैं, रिटर्न में एचसीएम में सिलेक्शन चाहते हो सकता है स्टेनो में थोड़ा 2-4-5 नंबर का फर्क पड़ जाए, है ना। तो आपको कॉल 40 नंबर पे आ जाएगी स्किल के लिए, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो और आवेदन कर रहे हो तो मैक्सिमम कैंडिडेट के पास क्या होता है, क्योंकि पीएचडी में मैं भी देखता था, चेक करता था जब ड्यूटी लगती थी हमारी रिक्रूटमेंट में, तो पीएचडी के समय एससी एसटी कैंडिडेट के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो मान्य नहीं होता है। तो ये तो समझ लो पीए की जो पीठासीन अधिकारी होता है उसकी दरिया दिली होता है, आपको समय देकर नोटिफिकेशन में दे रखा है, आपने लापरवाही आपकी है, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो। तो आप ये ध्यान रख लो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार का प्रोफार्मा होता है, उसमें होना चाहिए, ठीक है। आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जीवन मार्गदर्शन, उसको सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं सारे सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा, नोटिफिकेशन, विज्ञापन, पीडीएफ सब उसी में डालता रहता हूँ, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ना ध्यान रखिएगा, एससी एसटी वाले केंद्र सरकार के प्रोफार्मे में अपना प्रमाण पत्र बनवा लेंगे तो पीएचडी में बाहर हो जाओगे भैया, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, कई लोगों का कमेंट आता है कि जनरल कैंडिडेट को भी क्या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। भैया कोई जरूरत नहीं होती है कास्ट सर्टिफिकेट की, जनरल में हो कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो एससी वाला बंदा है वो अपनी कैटेगरी जनरल डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, जनरल मतलब सबके लिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन किया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चूज किया है, तो फिर उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और कोई भी सर्टिफिकेट आपका एजुकेशन हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, सारे सर्टिफिकेट आपकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट क्या है 25 जनवरी 2023, इसके पहले के होने चाहिए, ठीक है। कौन से कास्ट सर्टिफिकेट तो मान लीजिए बाद में भी, क्योंकि कास्ट तो बदल नहीं सकती, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो इस डेट के पहले का होना चाहिए, ध्यान रखना विशेष करके। कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका बाद भी बनवा लोगे तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। अगर आप आज आवेदन कर रहे हो तो आज आवेदन करने से पहले आप ईडब्ल्यूएस बनवा लेना, तभी आवेदन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये सब स्पष्ट बता रहा हूं, इतना स्पष्ट कोई नहीं तो बोल जवाब देंगे आपको, बिल्कुल स्पष्ट, इतना स्पष्ट कोई नहीं बताएगा, है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या ले जाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो मैंने नोट करके रखा है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको एक आईडी लेके जाना है, आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है। वोटर कार्ड है तो उसमें नाम स्पष्ट होना चाहिए आपका, आपके पिताजी का नाम स्पष्ट होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए स्पष्ट रूप से, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर कोई गवर्नमेंट इश्यूड कार्ड होना चाहिए, कोई भी जो सरकार द्वारा इशू किया गया हो, ठीक है। इसके बाद आपको 2 फोटो ले जाना, तो फोटो 4-5 लेते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और 10th का सर्टिफिकेट, 10th मैट्रिक मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, क्योंकि 12th योग्यता मांगी गई है। इसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपके पास भारत सरकार के प्रोफार्मे में निवास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र है। और इसके बाद डोमिसाइल, ये बहुत लोग इससे बात
इसके लिए इनको प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया जाता है और इसको फिर आपको जमा करना पड़ेगा, दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा जाके, है ना। इसलिए इसको बनवा लेना डॉक्टर साहब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। प्रिंट आउट निकालना एडमिट कार्ड अपना, एडमिट कार्ड के बिना तो जाओगे नहीं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और अगर आप किसी जॉब में हो तो, और जॉब दिखाई है आपने, कुछ भरा है जॉब की डिटेल, तो एनओसी, उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है आपको। अप्लाई करते समय अपने विभाग को सूचित कर देना है और फिर एनओसी प्राप्त करके जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाओगे तो एनओसी आपके पास होनी चाहिए। अगर जो जॉब में नहीं है तो उनके लिए नहीं है, वो स्किप कर दें, ठीक है। और जितने भी सर्टिफिकेट बताए हैं मैंने, इन सभी सर्टिफिकेट की 2 कॉपी सत्यापित करा लीजिएगा, फोटो कॉपी, ठीक है। ठीक है, चाहे स्वयं स्वप्रमाणित कर लीजिएगा और नहीं तो सत्यापित करा लीजिएगा, ठीक है। स्वप्रमाणित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाती है, ठीक है। इतना आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेके जाना है, समझ गया। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी। और टाइपिंग, हिंदी के टाइपिंग और इंग्लिश का टाइपिंग इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा। 1-2 दिन में सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट हैंड करना चाहते हो, शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरी तैयारी। बस आपको रिटन की तैयारी अपने लेवल से कर लेनी है, स्किल की तैयारी मैं आप ही करा दूंगा। करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग कोर्स तो पूरा अवेलेबल है, आपको कोर्स पे जाकर नीचे वीडियो सेक्शन में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो भैया पूरा आपने देखा, वीडियो समझ में आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो, ठीक है। और अपने एक मित्र को कम से कम शेयर कर दो, शायद हो सकता है उसको भी सरकारी नौकरी की जरूरत हो, आपको ना समझ में आए उसको समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। तो शेयर जरूर कर लिया करो सभी अपने फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप पे, जिस पे भी आप रुचि समझो, ठीक है। छोटा सा परिवार है, 5-6 हजार सब्सक्राइबर का परिवार है ये, है ना। आप ही के हाथ में है सब कुछ, आप जितना बड़ा कर दो, है ना, जितना बड़ा होता जाएगा फिर आपके लिए हम फायदा करते जाएंगे। हमारा परिवार ये जितना यूट्यूब परिवार बड़ा होता जाएगा आपके लिए फायदा उतना होता चला जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।